हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है 3 जनवरी। जी हाँ, तो आज 2026 का 3 दिन बीत गया देखते देखते, हम लोगों को पता भी नहीं चला। और 2026 में 3 दिन कम हो गए। जी हाँ, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये दिन तो बीतता रहेगा। ये दिन इस समय बीतता रहेगा, समय ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। यहाँ हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करमबीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी नागेश कपूर, ऑप्शन नंबर सी अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिनेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागेश कपूर जी। जी हाँ, नागेश कपूर ने हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। अब आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे, वहाँ पर जानेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में पद संभाला है। वह एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान ले रहे हैं, जो 40 वर्षों से सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ फाइटर पायलट अधिकारी हैं, जिनके पास कमांड, संचालन, प्रशिक्षण, स्टाफ भूमिका में व्यापक अनुभव है। वह फाइटर ऑपरेशंस प्रशिक्षण, सुधार, प्रमुख हवाई कमान के नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। वह एनडीए से दिसंबर 1985 में स्नातक किए और भारतीय वायुसेना में 39 से अधिक वर्षों का अनुभव है उनके पास। उन्होंने मिग-21 और मिग-29 के सभी संस्करणों को भी उड़ाया है। 2025 में उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक तथा सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो ये उपलब्धि रही है हमारे जो एयर मार्शल नागेश कपूर जी हैं, जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप बनाया गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इनके बारे में कुछ जानकारी थी, इसे हमने बताया। और रही बात यहाँ पर वायुसेना की बात करें, वायुसेना के बारे में थोड़ा स्टैटिक जीके जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर और 1932 को हुई थी। और इसके जो अभी हेड हैं जो इसको हमारे अमरप्रीत सिंह जी हैं। जी हाँ, अमरप्रीत सिंह जी हैं जो इसके हेड हैं। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखें जो कि हमारे त्यौहार से है। आइए अगला देखते हैं। किस राज्य में जल्लीकट्टू सत्र की शुरुआत हुई है। जी हाँ, जल्लीकट्टू एक बहुत ही पौराणिक एक खेल की मान्यता मिली हुई है इसे। आइए इसके बारे में आज हम पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे। तो किस राज्य में जल्लीकट्टू सत्र की शुरुआत हुई। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। जी हाँ, हाल ही में तमिलनाडु में भी जल्लीकट्टू सत्र की शुरुआत हुई है। अब आइए इसके बारे में हम लोग व्याख्या जानेंगे। व्याख्या में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक रूप से 3 जनवरी को पुदुकोत्तई, जी हाँ पुदुकोत्तई जिले के थाचनकुरिची गांव में जल्लीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की अनुमति दी है। यह अनुमति पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य एवं मछुआ कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से, जिसे राज्य में जल्लीकट्टू सत्र औपचारिक शुरुआत होती है। यह आयोजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, तमिलनाडु संशोधन नियम 2017 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। इस खेल के तहत जल्लीकट्टू को एक पारंपरिक खेल के रूप में नियमन के साथ अनुमति दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोजन के दौरान सभी कानूनी प्रावधानों, न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि जल्लीकट्टू सत्र की शुरुआत जो हमारे तमिलनाडु में, यह यहाँ पर एक पारंपरिक त्यौहार होता है और इसे फसली त्यौहार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सांडों की लड़ाई होती है और सांडों को उसमें सांडों की जो खेल के रूप में से मान्यता तमिलनाडु सरकार ने दिया रखा है। और इसमें काफ़ी लोग चोटिल भी होते हैं। जैसे कि स्पेन में भी इस तरह के खेल होते हैं, जैसे वहाँ पर बुल फाइटिंग, उसी टाइप के कुछ यहाँ पे ही जल्लीकट्टू में होता है, जिसमें सांडों को आदमियों के पीछे छोड़ दिया जाता है और उसी में कई लोग चोटिल भी होते हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसे अनुमति दिया गया है। तो यहाँ आइए थोड़ा जल्लीकट्टू के बारे में जानेंगे।
तो जल्लीकट्टू जो है तमिल संस्कृति फसल उत्सव विशेष रूप से पोंगल, जी हाँ, यह पोंगल से जुड़ा हुआ पारंपरिक खेल है। वर्षों से यह परंपरा पशु कल्याण के बीच बहस का विषय रही है। कानूनी चुनौतियों के बाद तमिलनाडु सरकार ने संशोधन कर इसे नियमन और सुरक्षा शर्तों के साथ आयोजित करने की अनुमति दी है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि तमिलनाडु सरकार ने इसमें संशोधन किया 2017 संशोधन नियम 2017 में, और इसमें नियमन और सुरक्षा शर्तों के साथ इसे आयोजित करने की अनुमति दी है। पहले ये बंद हो गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और तमिलनाडु को जानते होंगे, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसके और वहाँ के जो सीएम हैं उनके स्टालिन जी हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब चलिए हम आज चलते हैं आज के तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल जो कि इंटरनेशनल से संबंधित है, और यहाँ हम लोग देखेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि ममाडी डोम्बौआ, जी हाँ, ममाडी डोम्बौआ कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कांगो, ऑप्शन नंबर बी गैबॉन, ऑप्शन नंबर सी इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी गिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गिनी। जी हाँ, ममाडी डोम्बौआ गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। आइए इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखेंगे कि इस समय पश्चिमी अफ्रीका में काफ़ी उथल पुथल हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ भी हम थोड़ा जानेंगे। तो हम देख लेते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में, जी हाँ, यह पश्चिमी ये भी एक ऑप्शन बन सकता है आपका। गिनी कौन सा एक देश है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है। में राजनीतिक स्थिति को लेकर एक निर्णायक मोड़ लिया है। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से ही देश का नेतृत्व कर रहे सैन्य नेता ममाडी डोम्बौआ, जी हाँ, इनके बारे में जैसा कि आप लोग जानेंगे, ममाडी डोम्बौआ जो है वो 2021 से इन्होंने सैन्य तख्तापलट वहाँ कर दिया था, तब से यह राज कर रहे थे। ममाडी डोम्बौआ ने राष्ट्रपति चुनाव जीत के सत्ता में आ गए हैं। इन्होंने वहाँ पे चुनाव करवाए और चुनाव करवा के यह जीत के सत्ता में आ चुके हैं। प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा चुनाव बहिष्कार किए जाने के बीच हुए चुनाव परिणामों ने लोकतांत्रिक संक्रमण और नागरिक शासन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रपति चुनाव में टोटल कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे, और गिनी चुनाव आयोग के अनुसार ममाडी डोम्बौआ को कुल 86.72 वोट मिले हैं। यह भी कहा गया है कि यहाँ पर कई उम्मीदवारों को चुनाव भी लड़ने नहीं दिया गया, और इसलिए यहाँ के विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उन्होंने इनके वोट प्रतिशत पर भी सवाल उठाया है। अगला देखेंगे कि सितंबर 2025 में गिनी में जनमत संग्रह के माध्यम से नया संविधान अपनाया गया, और राष्ट्रीय कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि हमारे 1975 में जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी का, तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पे कार्यकाल बढ़ा दिया गया था प्रधानमंत्री का। उसी तरह यहाँ पे भी कुछ किया गया कि सितंबर 2025 में यहाँ पर जनमत संग्रह के आधार पर यह नया संविधान अपनाया गया, और साथ ही साथ राष्ट्रपति कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया। हाल के वर्षों में पश्चिमी अफ्रीका में माली, बुर्किना फासो, नाइजर जैसे देशों में सैन्य तख्तापलट देखने को मिले हैं। ऐसे संक्रमण अक्सर लोकतंत्र बहाल करने के वादों के साथ शुरू होते हैं, लेकिन जब सैन्य नेता चुनाव के जरिए सत्ता बनाए रखते हैं तो आलोचना तेज हो जाती है। और गिनी का मामला क्षेत्र में स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन के बीच संतुलन की व्यापक चुनौती को दर्शाता है। तो यहाँ पर कहने की यह मकसद है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब हाल ही के कुछ वर्षों में जैसे पश्चिमी अफ्रीका में जैसे माली हो गया, आपका बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, और गिनी ही हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, संयुक्त मतलब पहले से तानाशाही थी, तो वहाँ पे कुछ जो समूह थे जो मतलब लोकतांत्रिक को लेकर लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि सैन्य तख्तापलट करके वहाँ पे अपने आप को काबिज कर लिया। लेकिन उन्होंने इसलिए काबिज किया कि हम लोकतंत्र लेकर आएंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि जब वह एक बार सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो फिर वह स्थिर हो जाते हैं, और फिर वह तब तक शासन करते हैं, और फिर लोकतंत्र को लेकर लोकतंत्र को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। फिर जब कोई अगर विपक्ष का समूह या कोई दूसरा नेता या कोई जब ज़्यादा उग्र होता है, तब वह चुनाव की प्रक्रिया को मनाते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ हुआ। 2021 से यह हमारे जो ममाडी डोम्बौआ जी थे, यह 2021 से काबिज थे, लेकिन जब विपक्ष ने इस पर हमला किया तो उन्होंने चुनाव करवाया, और चुनाव करवा के खुद ही जीत के राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरह के कुछ हाल है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोगों ने इसके बारे में जाना। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, विस्तृत रूप से पढ़ा। अब हम अगला देखेंगे कि भारत और आर्टेमिस मिशन जो है 2026 में होना है, इनके बारे में आइए हम थोड़ा जान लेते हैं आज यहाँ पे। और इनके बारे में हम जानेंगे कि 2026 आर्टेमिस मिशन 2026 में गगनयान और आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जाएगा।
और जिसकी भी मतलब तारीख तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन यह संभावित है। तो आइए इसके बारे में जान लेंगे कि यह क्यों किया जाएगा और किस लिए किया जाए। तो पहले हम जानेंगे, देखेंगे यहाँ पे भारत के 2026 में गगनयान और आर्टेमिस मिशन के बारे में। तो देखते हैं कि भारत का अंतिम संशोधन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिका का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वह 2026 में होने वाले ऐतिहासिक मिशनों की तैयारी कर रहे हैं। इसरो का मानव रहित गगनयान जीवन मिशन और नासा का आर्टिमिस 2 या आर्टिमिस सेकंड मिशन भविष्य के मानव अंतरिक्ष और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए तकनीकी आधार तैयार करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिका का नासा मिलकर 2026 में आर्टेमिस मिशन और गगनयान मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। तो आइए हम थोड़ा गगनयान मिशन के बारे में जानेंगे। गगनयान मिशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि गगनयान का कार्यक्रम उद्देश्य है इसका भारत के स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता विकसित करना है, जिसमें यात्रियों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में वापस भेजना और लाना है। पहला मानव रहित कक्षीय प्रशिक्षण मिशन गगनयान जीवन अस्थायी रूप से मार्च 2026 में प्रस्तावित है। तो यह भी 2026 में प्रस्तावित है, मार्च 2026 में, और यह मानव रहित कक्षीय प्रशिक्षण होगा। इसे LBM-3 गगनयान MK3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए ह्यूमन रेटेड बनाया गया है। जी हाँ, ह्यूमन रेटेड बनाया गया है। इसमें व्योमित्रा नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट गगनयान मिशन में शामिल होगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करेगा। मिशन में जीवन समर्थक प्रणाली क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा, संचार प्रणाली, पुनः प्रवेश प्रक्रिया, समुद्र में रिकवरी तंत्र का परीक्षण किया जाएगा। सफलता की स्थिति में भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि यह जो गगनयान मिशन है यह एक मानव रहित कक्षीय प्रशिक्षण मिशन होगा और यह मार्च 2026 में प्रस्तावित है। इसे LBM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही व्योमित्रा नामक ह्यूमनॉइड रोबोट भी इसके साथ जाएगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार, प्रतिक्रियाओं का अनुकरण और मिशन जीवन समर्थन प्रणाली, क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा, संचार प्रणाली आदि को देखेगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले आर्टेमिस मिशन के बारे में जानेंगे। जी हाँ, गगनयान मिशन या आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी बन सकता है कि यह कब प्रस्तावित है। तो मार्च 2026 में प्रस्तावित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब यह LBM-3 से लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में, आर्टेमिस मिशन सेकंड के बारे में। तो आर्टेमिस सेकंड मिशन 5 फरवरी 2026 से पहले निर्धारित नहीं है। जी हाँ, यह 5 फरवरी 2026 से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा, अभी फिलहाल संभावित है। उसके बाद देखिए किस डेट पे होता है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो ओरियन अंतरिक्ष यान में यात्रा करेंगे, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह 1972 में अपोलो 17 के बाद पहला मानव मिशन होगा जो निम्न पृथ्वी कक्षा से आगे जाएगा और घर अंतरिक्ष अन्वेषण को वापसी को चिन्हित करेगा। जी हाँ, यह 2072 में जब अपोलो 17 के बाद ये पहला ऐसा मानव मिशन होगा जो पृथ्वी की कक्षा से आगे जाएगा और अंतरिक्ष अन्वेषण वापसी को चिन्हित करेगा। यह लगभग 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान चंद्रमा से 5000 समुद्री मील से अधिक दूरी तक जाएगा। अब तक की जो सबसे दूर मानव यात्रा होगी यह। जी हाँ, अब तक की यह सबसे दूर जो मानव यात्रा है होगी। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और जो अंतरिक्ष यान की यात्रा करेंगे। तो आइए इसके थोड़ा परिपेक्ष जान लेते हैं। यह भविष्य के चंद्र लैंडिंग मिशनों और मंगल अभियानों का मार्ग प्रशस्त करेगा। गगनयान और आर्टेमिस सेकंड मिलकर एक बहुत ही ध्रुवीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। यह वर्ष 2026 में विकसित होने वाले तकनीक के भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन, निजी मिशन, चंद्र आधार और अंतर्ग्रहीय यात्रा को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया, इसे आप लोग याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ, क्योंकि अब क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है और एग्ज़ाम में अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं जो आपको आपके मुँह पे याद रहे। सवाल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जिसे आप याद करना बहुत कठिन होता है, वही चीज़ों को यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है।
जैसे कि अब इसमें आपने तो पढ़ लिया कि आर्टेमिस मिशन 2026 में या गगनयान मिशन 2026 में, लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है कि मान लीजिए इसमें पूछ ले कि यह लगभग कितने चंद्रमा से कितने समुद्री मील दूरी तक जाएगा, तो ये भी ये पूछ लेगा। तो आप जब तक इसके डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा कैसे। फिर ये भी पूछ सकता है कि इसके जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो किस अंतरिक्ष यान से यात्रा करेंगे, तो यहाँ ओरियन अंतरिक्ष यान है, इसे भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के यह नहीं जान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये मतलब पढ़ा जाएगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे एग्ज़ामों में जो बहुत छोटे लेवल के एग्ज़ाम है, मतलब PCS UPSC तो छोड़ ही दिया जाए, छोटे छोटे एग्ज़ामों में भी बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जामिनर जो है बहुत डीप से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो इसलिए आपको अब वन लाइनर से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कराते हैं कि आप उसके बारे में सारे तथ्य को जानें, और यहाँ पे मेन जो फैक्ट है उन्हें आप नोट कर लिया करें। तो चलिए फिर हम लोग चलेंगे अब आज के वन लाइनर के फैक्ट पे हम लोग देखेंगे। आज के वन लाइनर में हमने कई क्वेश्चन रखे हैं, और इस समय हम स्टैटिक जीके और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं ला पा रहे हैं। जल्द ही कल या परसों से हम लोग उसको शामिल करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव है, मुझे GS का और MCQ का भी PDF और क्लास लेनी रहती है, तो चलिए थोड़ा हम बिजी रहते हैं। तो बाकी चलिए देखते हैं आज के वन लाइनर में देखेंगे। आज का वन लाइनर सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल से हमने सोचा है कि कल से हम क्या करेंगे कि जो हमारे वन लाइनर के क्वेश्चन हैं और बाकी जो क्वेश्चन हम कराते हैं इनका हम रिवीजन भी कल से सोचे हैं कि कल से रिवीजन भी इनका हम पहले कर दिया करेंगे, उसके बाद और बाकी क्वेश्चनों को रखेंगे। फटाफट इनका हम रिवीजन करवा दिया करेंगे, उसके बाद बाकी और क्लास आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से वन लाइनर में। नमस्ते योजना किस श्रमिक समूह से संबंधित है? जी हाँ, तो यह स्वच्छता श्रमिक से संबंधी है। जी हाँ, यह सेप्टिक टैंक जो इस अभी हाल में एक अभियान चलाया गया, इसमें सेप्टिक टैंक के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है, उसी के तहत यह स्वच्छता श्रमिक से संबंधित है नमस्ते योजना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, हमारे वन लाइनर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसे। अगला देखेंगे कि सिक्किम में 2023 के बाढ़ में शहीद हुए सैनिकों, ये ग्लेशियर था वो पिघल गया, मतलब फट गया था, तो वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, उसमें कई सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी स्मृति में हाल ही में वहाँ स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है। और प्रेरणा स्थल आप अभी चर्चा में था, आप लोग जानते होंगे कि प्रेरणा स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये हमारे लखनऊ में स्थापित किया गया है, जहाँ पर 3 लोगों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसमें क्या अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक किसकी मूर्ति थी इसे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह 65 फीट की मूर्ति थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पे। अगला ऑनलाइन में देखेंगे कि स्पाइस 2000, जी हाँ, स्पाइस 2000 गाइडेड मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? तो ये हमारे इजराइल ने विकसित किया है। जी हाँ, इजराइल ने इसे विकसित किया, और इजराइल ने हाल ही में भी डोनाल्ड ट्रंप जी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 से किस देश ने यूरो मुद्रा को आधिकारिक रूप से अपनाया है? तो यह बुल्गारिया ने अपनाया है। जी हाँ, बुल्गारिया। और यह यूरोजोन का 21वां सदस्य भी बन गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को आधिकारिक रूप से किसने अपनाया है? तो बुल्गारिया ने अपनाया है, और यह यूरोजोन का 21वां सदस्य भी बन गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, 21वां सदस्य। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब अगला हम लोग देखेंगे कि DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी प्रलय मिसाइल, जी हाँ, प्रलय मिसाइल अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया, किस प्रकार की है? तो यह क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और DRDO में हाल ही में अभी पिनाका मिसाइल को भी लॉन्च किया है चांदीपुर से, आप लोग जानते होंगे। मिसाइल नहीं, रॉकेट है, रॉकेट को लॉन्च किया है अभी चांदीपुर से, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज है, और हर 4 सेकंड में एक रॉकेट लॉन्च करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। और DRDO की स्थापना आप लोग जानते होंगे 1 जनवरी 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, उसके अध्यक्ष जो है समीर बी कामत हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, DRDO का स्टैटिक पॉइंट है। अगला देखेंगे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये हमारी नंदिनी चक्रवर्ती जी बनी है। जी हाँ, नंदिनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया। वहाँ के CM की बात करें तो ममता बनर्जी हैं, जो कि सबसे गरीब महिला CM में गिनी जाती हैं। अगला देखेंगे ज्योति बिंदु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र। जी हाँ, ज्योति बिंदु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारे असम के गुवाहाटी में किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? जी हाँ, 8वें वेतन आयोग की संतुष्टि दी गई है, और इसका आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हमारा असम है। जी हाँ,
असम राज्य है जो 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया। असम कई चीज़ों में आगे रहता है, जैसे कि जीएसटी लागू करने वाले में भी पहले असम सबसे पहले लागू था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय महिला एशिया कप 2025 के भारतीय महिला हॉकी एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें रजत पदक जीता है। जी हाँ, भारतीय महिला हॉकी एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें रजत पदक जीता है। अगला देखेंगे कि विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये 2 जनवरी को मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये हमारी काम्या कार्तिकेयन बनी है। जी हाँ, काम्या कार्तिकेयन, जिनको आप लोग जानते हो, महज 16-17 साल की उम्र इनकी है, और यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। अगला देखेंगे कि गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या है, जिसे हाल ही में बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यह तो पक्का या किसी न किसी एग्जाम में बनेगा, आप इसे लिख के रख लीजिए, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या रखा गया है, तो हाल ही में इसे कुशावती, जी हाँ, कुशावती नाम रखा गया है, क्योंकि गोवा में 2 ही जिले हैं, एक है उत्तरी गोवा और एक है दक्षिणी गोवा। एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा, और हाल ही में तीसरा जो है कुशावती के नाम से बनाया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो यहाँ ये हमारा ऑनलाइनर का फैक्ट था जिसे हम लोगों ने क्लियर किया। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम इतने विस्तृत रूप से क्वेश्चन को भी कराते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइनर को भी ऑनलाइनर के फैक्ट कराते हैं, और साथ साथ बीच में जो स्टैटिक जीके का भी पोर्शन रहता है उसे भी इंक्लूड करते हैं इसमें। तो ऐसी क्लास आपको जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन इतने कम समय में इतनी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को यहाँ दी जाती है। तो हमारी इस क्लास को आप लोगों को शेयर करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें, लोगों को बताएं, और इसी के जो मेन फैक्ट है इसे आप लोग लिख लिया करें। और कल से हम क्या करेंगे कि इसके जो सवाल हैं इनको हम रिवीजन के मोड में भी लेकर आएंगे, और ऑनलाइन के रूप में इसे हम 1-2 मिनट में रिवीजन कर लिया करेंगे, उसके बाद बाकी सवाल को हम कराएंगे, क्योंकि इससे रिवीजन करने से क्या होता है, ज़्यादा हम लोगों को याद रहता है। तो आप लोग हमारे इस क्लास कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल, जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल GS विथ प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी यही है, आप लोग @ लगा के इसे हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से हम हमारी PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम GS की क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साथ ही साथ NCERT, जी हाँ, NCERT का MCQ बैच भी आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। हमने एक क्लास अपलोड भी कर ली है, उसे जाके आप लोग देख लीजिए वहाँ पे। और NCERT जो 6 से लेके 12 तक, जी हाँ, NCERT का क्या महत्व होता है, यह एक सिविल सेवक जान सकता है, एक UPSC और UPPCS का तैयारी करने वाला लड़का ही जान सकता है। तो आजकल क्या ट्रेंड बदल रहा है पढ़ाई का, बिना NCERT के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। आयोग कोई भी, किसी भी आयोग का है, चाहे UPSC का हो, UPPCS का हो, UPSSC का हो, SSC का हो, इस समय सारे सवाल लगभग NCERT से ही बनते हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि NCERT में थोड़ा विस्तृत रूप से लिखा रहता है, तो लोग उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं। आजकल स्मार्ट सिटी हो रही है, लोग डायरेक्ट फैक्ट को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन NCERT के फैक्ट में ही उन सवाल छिपे रहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर NCERT के MCQ स्टार्ट किए हैं, और वहाँ पर 6 से लेके 12 तक हम पूरे विषयों के NCERT को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें और हमारी इस सीरीज़ का लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।